जो इन्होंने 2 बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को भी यूनिवर्सिटी ऑफ बोस्टन यूनिवर्सिटी के साथ में इन्होंने 2 फंडेड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को भी हैंडल किया है। साथ में आपको एज अ गेस्ट रिसर्चर आप वियना यूनिवर्सिटी डेमोग्राफी में ऑस्ट्रियन एकेडमी ऑफ साइंसेज वियना ऑस्ट्रिया में आप एज अ गेस्ट रिसर्चर आपने काम किया है। पॉपुलेशन रिसर्च कमीशन के आप फेलो हैं जो वाशिंगटन यूएसए में है। साथ ही आप यंग साइंटिस्ट समर प्रोग्राम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अप्लाइड सिस्टम एनालिसिस IIASA लैक्सेमबर्ग वियना ऑस्ट्रिया में आपने काम एज अ समर इंटर्नी काम किया है। और इसके अलावा आपको कई सारी फॉरेन ग्रांट्स मिली हुई हैं जिसमें तंजानिया, थाईलैंड, बैंकॉक, यूएसए। तो इतनी कम आयु में इतना सारा इंटरनेशनल एक्सपोजर, तो मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर प्रवीण कुमार पाठक जी को कि चूंकि इतना सारा इंटरनेशनल एक्सपोजर उनके पास में है, इंडियन एक्सपोजर उनके पास में है, तो वो डेफिनेटली इस एनईपी को इंडियन कंटेस्ट में और इंटरनेशनल कंटेस्ट में एनईपी में ज्योग्राफी टीचर्स का क्या रोल हो सकता है, इस पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी टॉक को रखेंगे। तो आई वेलकम यू डॉक्टर प्रवीण पाठक एंड दिस सेशन इज ओपन फॉर यू। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चंद्रशेखर द्विवेदी जी। इट इज ऑलवेज अ प्लेजर। आपने इस महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पे मुझे जुड़ने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। शुरू करने से पहले मैं ऑनरेबल वाइस चांसलर मैडम प्रोफेसर आशा शुक्ला जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जो उन्होंने उद्बोधन दिया और इस बात को भी उन्होंने व्यक्त किया कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये काफ़ी लॉन्ग रन का प्लेटफॉर्म है। तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि साथ ही ये एक छोटी शुरुआत जरूर है लेकिन सफर लंबा जरूर होगा। मैं प्रोफेसर एच एस शर्मा साहब का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपको अपने सामने देखने और अभी सुनने का मौका मिलेगा। प्रोफेसर एस के शर्मा जी जो हमारे सीनियर ज्योग्राफर हैं, बहुत ही रिप्यूटेड, और सर आपको डिटेल में सुनने का मौका मिला, मैं अपने आप को बहुत लाभान्वित महसूस कर रहा हूँ। प्रोफेसर AC पांडे साहब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। सर आप जियोलॉजिस्ट हैं, आप ज्योग्राफर भी हैं, क्योंकि ज्योग्राफर की डेफिनेशन डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है। आपके जो व्यूज थे मैं काफी व्यू से कॉन्कर करता हूं और मैं बहुत बेनिफिटेड फील कर रहा हूं। साथ ही प्रोफेसर सरला शर्मा मैम, रविशंकर यूनिवर्सिटी, आपका भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। जितने भी अधिकारीगण, जितने भी कलीग्स हिंदुस्तान के अलग विश्वविद्यालयों, शहरों और कॉलेजों से जुड़े हुए हैं, और साथ ही हमारे जितने भी यंग स्टूडेंट यहाँ जुड़े हुए हैं, मैं सबका अभिवादन करता हूँ। तो आज का जो महत्वपूर्ण विषय है जिस पे मुझे बोलने की संधि मिली है वो ये है कि एनईपी में भूगोल के शिक्षक या छात्रों का क्या योगदान हो सकता है, उससे हमारी क्या अपेक्षाएं और हम किस प्रकार से हम स्वतः योगदान कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी समझते हैं कि शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण जो रोल होता है वो किसी भी राष्ट्र, किसी भी क्षेत्र या प्रदेश के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि भारत एक बहुत ही पांडे सर ने भी जिक्र किया था, एक बहुत ही यंग कंट्री है। हमारे यहाँ जो जनसंख्या अगर आप संरचना देखें तो लगभग 70% हमारी जनसंख्या जो है वो 35 वर्ष के आयु से कम की है। तो इसका मतलब ये है कि आज के समय में जब हमारे पास एक नई जनरेशन इमर्ज हो रही है, एक नई जनरेशन पीढ़ी सामने आ रही है, तो किस प्रकार से हम इस नई पीढ़ी को, किस प्रकार से इस नई उभरती जनरेशन को, युवा शक्ति को हम न सिर्फ सशक्त बनाएं बट उसको प्रॉपर तरीके से गाइड करें, ताकि वो देश को, जो हमारी विविधताएं हैं, जो विविधताओं से जो हमारी जो सबसे बड़ी शक्ति है देश की, वो हमारी विविधता ही है। और भूगोल विषय एक ऐसा विषय है जो इस प्रकार की विविधताओं को ही समाहित करता है और साथ ही साथ हमको ये प्रेरित करता है कि किस प्रकार से हम अपनी क्षेत्रीय विविधताएं, हमारी जनांकीय विविधताएं, हमारी आर्थिक विविधताएं, हमारी सामाजिक विविधताएं, हमारी जितनी भी विविधताएं हैं, चाहे वो सामाजिक संरचना हो, आर्थिक संरचना हो, शहरी ग्रामीण संरचना हो, ये जितनी भी विविधताएं हैं, इसको किस प्रकार से हम समावेशित कर सकें ताकि भारत जो है आने वाले समय में एक सशक्त राष्ट्र बने, आने वाले समय में एक समृद्ध राष्ट्र बने, आने वाले समय में भारत एक पीसफुल कंट्री के रूप में आगे बढ़े। क्योंकि दुनिया 21वीं शताब्दी अगर देश को, भारतवर्ष को बनानी है तो इसमें हमारी युवा शक्ति का एक बहुत बड़ा योगदान होगा।
अब इसमें भूगोल किस प्रकार से अपनी भूमिका अदा कर सकता है, इसके बारे में मैं कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो हैं वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। तो मैं एक भूगोल का विद्यार्थी हूं और हमेशा रहूंगा, और एक विद्यार्थी के नाते ये बहुत जरूरी है कि हमको शोध, पठन पाठन और शोध, ये बहुत जरूरी है। अगर आप हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो अगर हम शोध कार्य में अपने आप को समाहित नहीं करेंगे तो बिना शोध कार्य किए विषय की पाठ्यक्रम हो, विषय की सीमा हो, या उसका जो रेलेवेंस है उसको समझने के लिए हमको शोध कार्य में जाना पड़ेगा। अब इसमें दो चीजें मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक है वैल्यू ऑफ इंस्टीट्यूशन और दूसरा है डिलीवरी ऑफ पेडागॉगी। तो क्या अगर आप हिंदुस्तान में आज देखें, हमारे यहाँ लगभग 40 के आसपास केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो लगभग हमारे यहाँ 400 के या 500 के आसपास राज्य स्तर के विश्वविद्यालय हैं, और हमारे पास 10,000 से अधिक कॉलेजेस हैं। ये बड़ी विविध हमारे सामने इंस्टीट्यूशंस हैं। क्या आज के समय में जो छात्र भूगोल का अध्ययन कर रहा है हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में, क्या सबको एक प्रकार की गुणवत्ता मिल रही है पढ़ने का? उनको प्रोफेसर शर्मा साहब ने बात किया था एक्सेसिबिलिटी का, क्वालिटी का, इक्विटी का। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो छात्रगण केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं उनके पास बेहतर सुविधाएं हैं, उनके पास बेहतर एक्सपोजर है, उनके पास ज्यादा अपडेटेड सिलेबस है, उनके पास ज्यादा स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं, उनके पास ज्यादा प्रैक्टिकल टेक्निकल नो हाउ लेने की अपॉर्चुनिटीज है। तो पहला तो चैलेंज, जो इसमें कोई दो राय नहीं है, कि जो हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस हैं उसको अपग्रेड करने की, उसको एम्पावर करने की जरूरत है। इसका क्यों जरूरत है? अगर मान लीजिए मेरी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई या काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि ऊपर वाले परमात्मा या मेरे अभिभावकगण, मेरे माता पिता, जिस भी वजह से मैं उस विश्वविद्यालय में गया, उसका मेरे जीवन पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन हुआ। और न सिर्फ मैं जो 2 साल वहां उस इंस्टीट्यूशन में बिताया या 5 साल बिताया, वहां के शिक्षक गण का आशीर्वाद, उनसे सीखना, वो निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने इंस्टीट्यूशंस को, ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स को कैसे ज्यादा एम्पावर करें, एम्पावर इन द सेंस रिसोर्स कैसे हम वहां प्रोवाइड करें, कैसे हम अपने क्लासरूम्स को, अपनी लैब्स को अपग्रेड करें, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जो आज जिस हमारे सामने कंपटीशन क्या है, द यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, चाइना, जापान, अगर इसके साथ आप, बहुत सारे यहाँ पे विद्वान गण मौजूद हैं, प्रोफेसर पांडे हैं, प्रोफेसर शर्मा है, उनकी प्रोफाइल वन ऑफ द बेस्ट है, दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट है। तो क्या हम बाकी जो विश्वविद्यालय में जो हमारे शिक्षक गण काम कर रहे हैं उनको हम किस प्रकार से एम्पावर करें, वो किस प्रकार से रिसर्च को आगे लेके जाएं? क्योंकि एक समय आने के बाद कहीं ना कहीं, एज अ टीचर मेरा एक्सपीरियंस बहुत सीमित है, 10 साल से मैं इस प्रोफेशन में हूं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को मैं जरूर फील करता हूं कि आप जितना रिसर्च में अपने आप को जोड़ेंगे, आपके स्टूडेंट भी उस चीज को आगे लेके जाएंगे, और उससे फिर समाज के साथ आप जुड़ सकते हैं। आप अगर नैक एक्रेडिशन की बात करें या कोई भी इस प्रकार के जो पैमाने NIRF रैंकिंग की बात करें, एक सबसे बड़ा जो आप सभी लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। एक इंडिकेटर्स होता है कि हाउ यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी, और हाउ आर यू, और व्हाट काइंड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस यू आर एडहेरिंग टू। तो ये एक यूनिवर्सिटी लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन यूनिवर्सिटी फिर डिपार्टमेंट के पास जाती है, भाई डिपार्टमेंट लेवल पे हम क्या इनोवेशन कर रहे हैं। तो इनोवेशन करने के लिए एक एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स के पास जरूर होनी चाहिए। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कुछ देर पहले मुझे कहीं से फोन आया कि जी हम आपके साथ एक डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, एपिडेमियोलॉजी और बायोस्टैटिस्टिक्स का, हम चाहते हैं जामिया के साथ करना, कोलैबोरेट। बहुत अच्छी बात है। तो हमको ये जो एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी है इसको हमेशा सशक्त बना के रखना है। सिस्टर डिसिप्लिन हो, अलाइड डिसिप्लिन हो, हमारे स्टेट की यूनिवर्सिटीज हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हो, हमको एक वाटरशेड की तरीके से हर एक इंस्टीट्यूशन, जो भी इंस्टीट्यूशन तरीके से पोषित है, ये उनका दायित्व है कि वो अपने प्रदेश, अपने क्षेत्र में
जो सिस्टर इंस्टीट्यूशन है या डिपार्टमेंट्स हैं उसके साथ कैसे एक प्रोडक्टिव एक रिलेशन को डेवलप करें। क्योंकि मुझे याद है अभी ऑनरेबल वाइस चांसलर मैडम इस बात को कह रही थी कि अगर झारखंड में प्रोफेसर पांडे हैं, राजस्थान में प्रोफेसर शर्मा है, प्रोफेसर द्विवेदी हैं, तो ये सिर्फ झारखंड या जयपुर या दिल्ली के लिए नहीं है, ये और सभी राज्यों के लिए, हमारे पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे दुनिया के लिए। तो ये जो इंटर इंस्टीट्यूशन कोलैबोरेशन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जामिया में काम करता हूँ, हमारे डिपार्टमेंट की कुछ स्पेशलाइजेशंस हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं। मैंने दिल्ली में काम किया, वहाँ के डिपार्टमेंट की कुछ स्पेशलाइजेशन रिकॉग्नाइज्ड है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज की अपनी कुछ स्पेशलाइजेशन है, यूनिवर्सिटी ऑफ पूना की अपनी स्पेशलाइजेशन है। हर इंस्टीट्यूशन में हर चीज नहीं इमर्ज कर सकती है, क्योंकि वहाँ की जो ट्रेनिंग है, वहाँ की जो 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 ट्रेडिशनल एक जो फोटे होता है वो इमर्ज करता है। तो इसलिए इंटर इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो हिंदुस्तान के विविध विश्वविद्यालय में हो, भूगोल विभाग में, या फिर हम दुनिया के अलग विभागों के साथ कोलैबोरेशन करना चाहें। अब 2-3 छोटी बातें मैं करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है समय बहुत सीमित है, तो मैं जो मेरी प्रमुख चिंताएं हैं या जो मेरे प्रमुख सुझाव हैं, मैं उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहला तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये बहुत ही वेलकम स्टेप है, क्योंकि आज के जो दौर है उसमें हम एक स्किल या 2 स्किल या 3 स्किल के साथ सरवाइव कर लें ये कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आजकल जो है इनोवेशन 6 महीना साल भर में बदलता रहता है, सॉफ्टवेयर आते हैं, टेक्नोलॉजीज आती हैं, हमको अपग्रेड करने की जरूरत है। तो जो डाइवर्सिफाइड स्किल्स हैं ये हम अपने बच्चों तक कैसे पहुंचा सकते हैं। न सिर्फ कोर सब्जेक्ट्स जो ज्योग्राफी के हैं वो तो रहेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे स्पेशलाइजेशंस हैं उसको कैसे एम्पावर करें, चाहे वो आप क्वांटिटेटिव मेथड्स की बात करें, आप फील्ड बेस्ड सर्वे रिसर्च की बात करें, आप एप्लीकेशन ऑफ जियो इंफॉर्मेटिक्स की बात करें, आप प्लानिंग की बात करें, कार्टोग्राफी की बात करें, आप फील्ड जो सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसकी बात करें। तो हमको ये बहुत जरूरी है कि अपनी थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को ज्यादा तरजीह देने की जरूरत है। मैं एक छोटा एग्जांपल देना चाहूंगा यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे ज्योग्राफी डिपार्टमेंट का, जहां मुझे काम करने का एक अवसर मिला, और बड़ा यूनिक सिस्टम मैंने वहां महसूस ये किया था कि जो भी वहां पे जो थ्योरी प्रोग्राम्स है, मैक्सिमम थ्योरी प्रोग्राम्स का एक सिस्टर प्रैक्टिकल पेपर भी उन्होंने रखा है। आप क्रेडिट का डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं कि आप कोर कंपोनेंट्स को और प्रैक्टिकल को कैसे आप अलाइन करोगे, ताकि जो टोटल मास्टर प्रोग्राम का क्रेडिट है या फिर अंडर ग्रेजुएट का क्रेडिट है उसको आप देखिए। लेकिन कोशिश ये जरूर करनी चाहिए कि थ्योरी के साथ हम प्रैक्टिकल का कंपोनेंट जरूर रखें एज मच एज पॉसिबल। और दूसरा, जैसा कि पांडे सर और शर्मा साहब ने भी इस बात ध्यान आकर्षित किया कि भूगोल एक फील्ड बेस्ड विषय है, इसलिए फील्ड के साथ हमारा इंटरेक्शन बढ़ना चाहिए। क्लासरूम स्टडी जरूरी है, लेकिन फील्ड के साथ इंटरेक्शन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए देखिए 2 चीज की जरूरत है। एक तो हमारे पास करिकुलम होना चाहिए। आप फिजिकल सर्वे करना चाहते हैं, आप सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करना चाहते हैं, आप डेमोग्राफिक सर्वे करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके लिए संसाधन की जरूरत है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के लिए फील्ड सर्वे करने के लिए फंड की बहुत ज्यादा कमी है। मुझे याद है जब मैं मास्टर्स प्रोग्राम बीएचयू में कर रहा था, हमारे पास अपनी डिपार्टमेंट की गाड़ी होती थी, हमारे यहाँ स्टाफ होते थे, लेकिन अब मैं बाकी जो केंद्रीय विश्वविद्यालय वहां देख रहा हूँ सिनेरियो बहुत बुरा है। तो फंडिंग की बहुत ज्यादा कमी है। अगर आप चाइना से, अमेरिका से, यूरोप के साथ कम्पीट करना चाहते हैं तो भाई संसाधन होंगे तभी तो कंपटीशन होगा। लेकिन संसाधन सिर्फ हमको मिलेंगे नहीं या हमको हमेशा मिलते रहेंगे ये भी जरूरत नहीं है। हमको अपनी तरफ से भी संसाधन को अर्जित करने के लिए अपने आप को इनेबल करने की जरूरत है, इसलिए रिसर्च की जरूरत है। एक चीज जो बहुत दिनों से हमारे यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में, फिर बाद में एनपी पे मैंने देखा, जिससे मैं पर्सनल लेवल पे सहमत नहीं हूँ, वो ये है कि भाई एमफिल प्रोग्राम को ड्रॉप कर देना। मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि बच्चों को अगर रिसर्च के अधिक से अधिक अपॉर्चुनिटीज मिले वो ज्यादा अच्छा है। कई बार ये लगता है भाई एमफिल तो रिडंडेंट हो गया, आप मास्टर्स के बाद डायरेक्ट पीएचडी करिए, क्यों एमफिल करें। मेरा अपना पर्सनल अनुभव ये कहता है कि चूंकि हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन की विविधता इतनी ज्यादा है, टीचिंग के जो सिस्टम्स है उसकी विविधता इतनी ज्यादा है, ग्रामीण जो भारत में लोग रहते हैं, मैं कोल्हापुर और कटक में जब मैं काम कर रहा था मैंने इस चीज को महसूस किया, अधिकतर बच्चे ग्रामीण अंचल से आते हैं, उनको भी कैपेबल बनाने के लिए उनको समय की जरूरत पड़ती है।
तो अगर आप उनको मास्टर से सीधे पीएचडी में डालेंगे और यदि आप उनको मास्टर से एमफिल लेके तब पीएचडी में डालें, आउटपुट में बहुत फर्क पड़ता है और आउटपुट से उनके एम्प्लॉयबिलिटी पे फर्क पड़ता है। इसलिए ये जरूरी है कि मैं पर्सनल लेवल पे एमफिल को कंटिन्यू करने के पक्ष में हूँ, और क्योंकि मैंने पर्सनली इस चीज को एक्सपीरियंस किया है, मैंने अपनी एकेडमिक जर्नी में इसका बेनिफिट लिया है, इसलिए मैं चाहूंगा कि ये ऑप्शन होना चाहिए। कंपलसरी तो नहीं सकते जिसको करें। आप एमफिल करना चाहते हैं पीएचडी, जेएनयू का एक सिस्टम है कि अगर आप एमफिल करते हैं आप उस क्रेडिट को कैरी फॉरवर्ड करके पीएचडी कर सकते हैं, आप इंटीग्रेटेड भी कर सकते हैं, वो मॉडल हम डिस्कस जरूर कर सकते हैं। और फाइनली मैं ये चीज सबमिट करना चाहूंगा कि हम किस प्रकार से यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट या कॉलेज डिपार्टमेंट्स को सोसाइटी और इंडस्ट्रीज के साथ डायरेक्ट लिंकेज में लेके आए, क्योंकि जब तक हमारे बच्चे इंडस्ट्रीज के साथ काम नहीं करेंगे, सोसाइटी में जाके काम नहीं करेंगे, तो हमारी क्लासरूम जो लर्निंग होती है उसको व्यवहारिक तौर पे आत्मसात करने के लिए हमको इंडस्ट्री के साथ, और चाहे हम गांव में जाके काम करें, चाहे हम शहरों में जाके काम करें, चाहे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ काम करें, ये अवसर निरंतर हमारे पास होना चाहिए। हर एक अंडर ग्रेजुएट और मास्टर्स में हमारे यहाँ पे डिजिटेशन का एक ऑप्शन होता है, तो इसको हम कोशिश करें कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी दें कि वो जाकर के जो भी आपके जो बेस्ट इंस्टीट्यूशन है उनके साथ कोलैबोरेट करें, इंटर्नशिप करें और वो प्रोडक्ट लेके आए। क्योंकि अगर अब मैं 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा कि जो बाहर का एक्सपीरियंस मैंने अनुभव किया है कि अगर आप 1 साल पढ़ाई करते हो, 2 साल आप इंडस्ट्री में काम करते हो, फिर वापस आप अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हो, फिर आप ब्रेक लेते हो, काम करते हो, फिर आप पढ़ाई करते हो, इससे क्या होता है कि आपको ये मालूम है कि भाई सोसाइटी की क्या डिमांड है, ये क्षेत्र की क्या डिमांड्स है, मुझे अपने आप में क्या चीजें इंप्रोवाइज करने की जरूरत है। सीबीसीएस में ऑप्शन है कि आपके पास कोर सब्जेक्ट्स हैं, आपके पास स्किल एनहांसमेंट सब्जेक्ट हैं, आपके पास स्पेशलाइजेशन है। आप अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं आप स्टैट पढ़ सकते हैं, आप इन्वायरमेंट साइंस पढ़ सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ सकते हैं। तो इन सब चीजों से आपका स्किल सेट डाइवर्सिफाइड होता है और फाइनल आउटकम क्या आता है, आपका डिसर्टेशन या जो आप इंटर्नशिप करते हो। तो इसलिए अगर 21वीं शताब्दी में हमको अपने बच्चों को एम्पावर करना है तो ये एक्सपोजर बहुत जरूरी है। एक छोटा लास्ट बात करके मैं खत्म करता हूँ कि भारत की जो क्रिकेट टीम है उसका जो परफॉर्मेंस, चाहे आप वनडे में देखें, टेस्ट में देखें, T20 में देखें, पिछले 2-3 साल में बहुत अच्छा हुआ है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण है आईपीएल। आईपीएल क्यों है? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल का एक्सपोजर मिलता है। तो हमारे जो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स हैं अगर वो आपस में कोलैबोरेट करें हिंदुस्तान के अंदर और बाहर में, तो उसी प्रकार का बच्चों में कोई कमी नहीं है। हमारे बच्चे बहुत ज्यादा कैपेबल हैं, पोटेंशियल हैं, उनके अंदर एस्पिरेशंस भी हैं। उनको परफॉर्म करने का प्लेटफॉर्म चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए। तो इसलिए ये जरूरी है कि जितना आप कोलैबोरेट करोगे, आपके पास डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट होगा, रिसर्च इंटरेस्ट। हर एक डिपार्टमेंट का सीमित आउटलुक होता है। कोई जियोमॉर्फोलॉजी करता है, कोई सेटलमेंट करता है, कोई डेमोग्राफी करता है, कोई जीआईएस करता है, सब। और हमारे पास बच्चे अगर 40 है क्लास में, या हमारे यहाँ डीयू में 105 बच्चे थे मास्टर्स में, इतनी बड़ी क्लास की इंटरेस्ट को हम फुलफिल नहीं कर सकते, कैटर नहीं कर सकते। इसीलिए ये कोलैबोरेशन को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। तो शायद मैं अपनी बात ही समाप्त करना चाहूंगा, और यदि कोई अगर कुछ रिफ्लेक्शंस आएंगे तो मैं जरूर उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके क्वेश्चंस के। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रवीण पाठक जी। आपने बहुत अच्छे तरीके से विषय को, ज्योग्राफी टीचर्स के रोल को एनईपी में समाहित किया है कि भारत विविधताओं से का देश है और हमको जरूरत है कि हम सारी विविधताओं को एक साथ समाहित करें, समावेशित करें। और चूंकि ये युवाओं की कंट्री है और इसमें शोध एक इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है, रिसर्च का जो एस्पेक्ट है, उसके साथ हम इन सब चीजों को, विविधताओं को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। वैल्यू एडिशन और डिलीवर ऑफ पेडागोगी की जो बात की, ये गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि हम कैसे गुणवत्तापरक शिक्षा को डिलीवरी दें, और उसके लिए कंटेंट राइटिंग वगैरह पे भी काफी काम होने की जरूरत है। आपने बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड चीजों को डिस्कस, इंस्टीट्यूशन को एम्पावर करने की जरूरत है। इंस्टीट्यूशन एम्पावर कैसे होंगे? इंस्टीट्यूशन एम्पावर होंगे या तो उनको गवर्नमेंट फंडेड कुछ ग्रांट मिलती है तब फंडेड होंगे, अदरवाइज ये जो इंटर कनेक्टेड कोलैबोरेशंस है उससे भी इंस्टीट्यूशन एम्पावरमेंट हो सकता है, नॉलेज शेयरिंग हो सकती है, रिसोर्स शेयरिंग हो सकती है। तो ये सारी चीजों को हालांकि एनईपी पे इंक्लूड किया गया है कि जैसे क्रेडिट ट्रांसफर की बात की गई कि यदि बच्चा किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है तो अपना क्रेडिट ट्रांसफर कर सकता है। तो इन सारी बातों में जो इनोवेशन,
एंड एकेडमिक जो फ्लेक्सिबिलिटी की बात है ये एनईपी पे कही गई है, और हमको ज्योग्राफी टीचर्स को भी ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस स्टार्ट करनी चाहिए कि इनोवेशन और एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे हम लोग इन्वॉल्व करें। और साथ में अपडेट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि डे बाय डे बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं, एवरी डे न्यू सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कि अभी मैटलैब से भी ज्यादा जीआईआई और बहुत सारी चीजें, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्या क्या नए नए सॉफ्टवेयर डे बाय डे लॉन्च हो रहे हैं। तो वो टीचर्स को अपडेट रहने की जरूरत है, और अपडेशन तभी हो पाएगा और हम वर्ल्ड के साथ में तभी कम्पीट कर पाएंगे। मुझे लगता है कि पर्सनली जब हमारा इंटर